हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। इस बुक की सीक्वेंस का हमारा ये है क्लास नंबर 6। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक वॉच नहीं करे हैं तो क्राउन सामान्य ज्ञान लेटेस्ट एडिशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस जितने भी वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए हैं, पब्लिक कर दिए हैं, उन सभी को आप लोग देखिए, अपनी बुक को अंडरलाइन करिएगा। और जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी स्टूडेंट बहुत ही सीरियस है अपने गोल को लेकर के, जो भी स्टूडेंट किसी भी हालत में किसी भी हालात में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने साथ में लेके बैठिए ये वाली बुक, क्राउन सामान्य ज्ञान की बुक। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको अंडरलाइन करवाए जाएंगे या फिर एडिशनल फैक्ट जो भी आपको बताए जाएंगे, उन सभी को आप लोग अंडरलाइन करते हुए एडिशनल फैक्ट को इस बुक के ही कॉर्नर पर कहीं ना कहीं लिखते रहिएगा। सो बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों एक बात और, ना तो वीडियो को लाइक करिए, ना ही वीडियो को शेयर करिए, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगता है कि वीडियो डिजर्व करता है लाइक शेयर सब्सक्राइब के, तभी करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों ओपन कर लीजिएगा इस बुक का पेज नंबर 25, जहाँ पर आपको मिलेगा ये चैप्टर 1.8 मौर्य साम्राज्य है। सबसे पहले हमको एक बात ध्यान रखनी है कि मौर्य साम्राज्य का जो सर्वमान्य काल है वो कब से कब तक का है। तो मौर्य साम्राज्य का सर्वमान्य काल 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने अपने। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया जाता है 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व। ये दोनों ही फिगर आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कई बार कि मौर्य साम्राज्य का या फिर मौर्य साम्राज्य का सर्वमान्य काल कब से कब तक का था। या तो आपको ऑप्शंस में ये देगा या तो आपको ऑप्शंस में ये देगा, दोनों ऑप्शंस आपको एक साथ नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको एक चीज़ मिले उस पर आपको टिक मारना है, बस ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का आखिरकार संस्थापक कौन था। मौर्य राजवंश की स्थापना जो करी थी ये करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और इसने चाणक्य के सहयोग से मिलकर के, इसने चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के सहयोग से मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। याद रखना घनानंद कौन था, ये नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और यही दोस्तों सिकंदर का क्या था, सिकंदर का ये समकालीन भी था। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, ये किसका समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। और इसकी मृत्यु के बाद ही क्या होता है, नंद वंश का अंत हो जाता है, नंद वंश का अंत हो जाता है। अब क्या करा इन दोनों ने मिलकर के, इन्होंने घनानंद को मार दिया। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी साम्राज्य की नींव डाल दी। आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए अर्थशास्त्र, एक आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो मौर्य वंश के राज व्यवस्था किस प्रकार की थी ये हमको बताता है इसका, ठीक है। अर्थशास्त्र एक्चुअली एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जिसकी रचना कौटिल्य ने करी थी। कौटिल्य इसका क्या था, घनिष्ठ मित्र था कह सकते हैं, या फिर इसका प्रधानमंत्री था कह सकते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको नाम दिया गया अर्थशास्त्र। और ये पुस्तक 15 खंडों में डिवाइडेड है। जैसे आप जानते हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, हर एक अध्याय इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही इसने क्या करा, अपनी अर्थशास्त्र में 15 भागों में डिवाइड किए चैप्टर को, और एक एक चैप्टर में क्या करा इसने चंद्रगुप्त मौर्य का बखान किया। सो आगे हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को दोस्तों, अर्थशास्त्र वाले ग्रंथ को कहा जाता है क्या, इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः कौन से रूप में है, तो ये दोस्तों लिखा गया है संस्कृत रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। ये साहित्य आपको ध्यान रखना है कि इसमें नंद वंश का किस प्रकार अंत हुआ, मतलब कि इस पुस्तक के अंदर मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। किस तरह से चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने रणनीति रची कि किस प्रकार से हम लोग क्या करें, घनानंद को मार दें, कैसे इसका अंत करें, इस वंश को हम कैसे तबाह कर दें। जो प्लानिंग करी गई है पूरा विस्तार पूर्वक आपको अगर पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ेंगे क्या, मुद्रा राक्षस। रचयिता कौन है इसके, रचयिता इसके हैं विशाखा दत्त। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले ग्रंथ का नाम क्या है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका नाम है आपका मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है, लाइट डालती है, मतलब कि हमको बताती है आखिरकार यहाँ का प्रशासन कैसे था।
आगे बात करते हैं जस्टिन के बारे में। जस्टिन कौन है? जस्टिन एक है यूनानी लेखक। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, जैसे क्या था, सिकंदर था जिसका मानना था पूरे वर्ल्ड पर विजय हासिल करनी है, वैसे ही क्या था, ये भी था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने भी अपने पूरे भारत पर क्या करी, विजय हासिल करी। और इस बात का उल्लेख मिलता है हमको कहाँ पर? जस्टिन। जस्टिन क्या है? जस्टिन बेटा एक ग्रंथ का नाम है। आगे हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है। पहली बार जो हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो उस अभिलेख को नाम दिया गया है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ है कहाँ पर मालूम है आपको? जूनागढ़ एक स्थान है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। लिख लीजिएगा इसको साइड में अपनी बुक में कहीं पर भी। बुक में बहुत स्पेस है लिखने के लिए। और दोस्तों आपको बुक में ही ये सभी एडिशनल फैक्ट लिखने हैं, अदर पेज में आप नहीं लिखेंगे। आप A4 पेज उठाएंगे, रजिस्टर में लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा। बुक में आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन सबको लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में जब रिविज़न करेंगे सीधे अपने बुक में से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि समय अब कम है, एग्जाम में फटाफट सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, तो तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। बुक आपकी अपनी है, किराए पे बुक लेके नहीं आ रखे हो, तो जितना लिख सकते हो लिखो इसके ऊपर। जो पॉइंट अंडरलाइन करने हैं ये सभी पॉइंट आप अंडरलाइन करते चलिएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसमें मौर्य काल में निर्मित एक झील है जिसका नाम क्या है? सुदर्शन झील। इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इस झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने। किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कई बार कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पूछेगा तो आप ध्यान रखना पुष्यगुप्त ने। ठीक है, अगर पूछेगा किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था तो ये मौर्य काल में हुआ था। और इसका उल्लेख, इस झील का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? इस झील का उल्लेख हमको मिलता है जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी इस झील की। इसका एम क्या था? इसका एम था मात्र सिंचाई व्यवस्था करना। डन। ठीक है, ये पीने के पानी की झील नहीं थी, ये केवल क्या थी? सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका निर्माण किया गया था। 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं अब अशोक के बारे में। आप सभी जानते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक का एक छोटा सा इतिहास हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आखिरकार बिंदुसार ने अशोक की शक्ल आजीवन नहीं देखी थी। उसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे ही अशोक का जन्म हुआ तो क्या करा? बिंदुसार इसके पास में गया, इसको अपनी गोदी में उठाया, तुरंत इसको अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया और इसकी माँ को ये बोला कि मैं अशोक को जीवित नहीं रखूँगा, इसको मार देते हैं। उसके पीछे कहानी क्या है? लास्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था मैंने, आई थिंक डैम श्योर किया था। ये तो लास्ट वीडियो था या फिर लास्ट वीडियो था? जितने बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा है मुझको ये छोटी सी स्टोरी आप लिख के भेजिएगा। सो गाइस आगे हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक ही मात्र एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने जो अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। किसके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा। जैसे आपकी सोसाइटी होती है, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भिड़े क्या है? वहाँ का एक क्या है? सेक्रेटरी है। और वो करता क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है? वो बोर्ड में लिख देता है आज के सुविचार के साथ में XYZ। ठीक है, तो वैसे क्या था, कोई भी जानकारी होती थी अशोक को अपने अभिलेख में अपनी जनता को पहुंचाया करता था। ठीक है, सोसाइटी में सोसाइटी बोर्ड होता है ना, तो सोसाइटी बोर्ड का इन्वेंट किसने किया था? अशोक ने किया था। आप ऐसे मान लीजिएगा। डन। ठीक है, याद रहेगा बस। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये कि अशोक ने आखिरकार अभिलेख का प्रचलन कौन सा शासक भारत के अंदर लेके आया था? तो इसका नाम है आपका अशोक। ठीक है, अभिलेख का उत्पत्ति किसने करी थी? अशोक ने करी थी। और इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया। एक है आपका दीर्घ, मतलब कि बहुत ही लंबे, छोटे, पृथक, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख की भाषाएं क्या क्या थी। एक था आपका ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में इसके अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। ये तीनों की तीनों लिपि आप ध्यान रखिएगा, 3 नहीं बल्कि 4। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेख की लिपि नहीं थी? ABCD 4 ऑप्शन देगा। अगर आपको चारों याद होंगे तभी तो आप उसमें से ऑड या विषम चूज कर सकते हो। तो याद रखना, ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 लिपि थी इसकी। और ब्राही लिपि का जो पैटर्न था, लिखने का जो मेथड था, वो था आपका बाएं से लेकर के दाएं। और खरोष्टी का जो मेथड था लिखने का, वो था आपका दाएं से लेकर के बाएं तरफ।
डन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। देखिए सबसे पहले जो अभिलेख रीड करे थे वो करे थे जेम्स प्रिंसेप ने। कब किए थे? 1837 में किए थे। और ये अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे? मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन स्टेट पीछे जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा था वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो थे आपकी ब्राह्मी लिपि में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अशोक की हम बात करते हैं कुछ शिलालेख के बारे में, ठीक है। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है भाई, जल्दी से कमेंट करिए मुझको। दोस्तों ये आपकी 14। इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पहली बार पहले शिलालेख में अशोक ने ये कहा था कि पशु वध करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, पशुवध निषेध होना चाहिए। तो ये पहला शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए 7वां और 8वां इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वें में अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति क्या था? निष्पक्षता रखता था। और 8वें शिलालेख में बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार की यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन कौन से शिलालेख में को मिलता है? तो ये आपका 8वां शिलालेख। कौन सा है? 8वां शिलालेख। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार ना जो आपका ये सेकंड अभिलेख है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। इससे दोस्तों ये जाहिर होता है कि अशोक को मानव से प्यार था और पशुओं से भी बहुत अधिक प्यार था। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके एरिया में आपके क्या होते हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी खुले होते हैं, तो वैसे ही इसको पशु से भी बहुत लगाव था। आज की डेट में दोस्तों काफ़ी सारे राज्यों ने भी क्या करा, पशु चिकित्सालय ओपन कर रखा है। और ये जो देन है ये अशोक के टाइम की देन है, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं 8वां शिलालेख, बोध गया की यात्रा का उल्लेख और बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन कहाँ मिलता है? कौन से उसमें मिलता है शिलालेख में? तो ये मिलता है हमको 8वें शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13वां शिलालेख। देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और इसी में इसने क्या करा, इसी के अंदर इसने पड़ोसी राज्यों के बारे में भी इसने चर्चा करी है, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। कब हुआ था कलिंग युद्ध का? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था इसका बच्चे? तो याद रखना कि अशोक 273 ईसा पूर्व में, वैसे इसके बारे में हम आगे शायद डिस्कस करेंगे, 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन पर बैठा था, परंतु 4 वर्ष के बाद में इसका राज्याभिषेक हुआ और उसके 8 वर्ष बाद इसने क्या किया? पहला युद्ध किया था जिसका नाम दिया गया कलिंग युद्ध। छोटे मोटे युद्ध तो इसने करे बहुत सारे, लेकिन वो गिनती में नहीं आते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं कि स्तंभ लेख। देखिए स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 7 है। एग्जाम में पूछेगा शिलालेख की संख्या कितनी है अशोक के? तो वो है 14, ठीक है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। मतलब कि स्तंभ लेख का दुगना कितना हो जाएगा? शिलालेख। बस ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं कि अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख में जो आपका शिलालेख है लमगान, ठीक है। स्थान क्या है इसका? इसका स्थान है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया अरमाइक भाषा में। एक है आपका तक्षशिला शिलालेख, कहाँ पर होगा? तक्षशिला में ही होगा। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरमाइक में। डन। गांधार शिलालेख कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सारे कोना इसको बोला जाता है, स्थान है वहाँ का। और ये लिखा गया आपका अरमाइक में। ये तीनों ही कहाँ पर है? ये तीनों ही आपके अरमाइक में लिखे गए हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि मौर्य की उत्पत्ति। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसके वंश के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं वो आज तक क्या है? सस्पेंसफुल है। मतलब कि बहुत ही सस्पेंस भरी हुई है। किसी का कहना कुछ है, किसी का कहना कुछ है। तो आपको ध्यान रखना केवल कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया? ये किस जाति का है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों एक शूद्र था, मतलब कि मूरा नामक स्त्री से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया कि ये क्या? एक वृषल है, मतलब कि शूद्र वंश से क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति हुई, ये उत्पन्न हुआ। चलिए अब बात करते हैं कुछ हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहला शासक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक
चारी शासक भी कहा जाता है। सारे अधिकार क्या थे, इसने अपने हाथों में रखे हुए थे। मतलब कि जैसे होता है ना कि एक डिक्टेटर टाइप का इंसान होता है कि जो चलेगी मेरी चलेगी। जैसे घर में एक प्रधान होता है, ठीक है, अगर उसकी बात ना सुनो तो वो मुंह फुला के गोलगप्पा बन जाता है। तो वैसे ही इसका मानना भी था कि पूरा का पूरा जो शासन चलेगा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, टस से मस कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको हाईलाइट नहीं करना, जस्ट आपको ध्यान रखना है। सो 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से इसने क्या करा था, अभी हमने देखा था ना, इसने क्या करा, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर, ठीक है, सेल्यूकस को क्या करा, इसने पराजित करा। ठीक है, सेल्यूकस को पराजित करा और संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को क्या दिए, उपहार में दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। सेंडरोडोटस में इसको स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों में इसको ये कहा गया। सो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रैबो ने, ठीक है, सेंड्रोकोटस इसका नाम है, इसका नाम एंड्रोकोटस भी है, इसका नाम चंद्रगुप्त भी है। सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त। इस शब्द का उल्लेख, इस नाम का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है, जस्ट अभी हमने आपको बताया था ना, फटाफट कमेंट करिएगा। बस आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। ठीक है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा, तो इसको कहा जाता है स्ट्रैबो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम है दोस्तों हेलेना। अब इसने क्या करा, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और सेल्यूकस ने मैगेसनीस को अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जहां पर उसने इंडिका की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी, इंडिका की रचना करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन भी किया गया था। जैन संगति कुल कितनी हुई थी, आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आगे बढ़िए, पिछला भूलिए, ऐसा मत करिए बच्चे, ये सही बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के ये सिम्टम नहीं है। कम से कम सिलेक्शन के सिम्टम ये होते हैं कि आगे बढ़िए और पिछला भी समेट के रखिएगा, तभी तो सिलेक्शन होता है। वरना क्या होगा, कल भी खा लिया आज भी खा लिया, आज जो पढ़ा है कल तक भूल जाओगे। ऐसी गलती मत करिए। देखिए, जैन संगति जो हुई थी कुल मिलाकर के हुई थी 2। किस वर्ष हुई थी, फटाफट कमेंट करिए हमको। पहली जो आपकी हुई थी, प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था इसका स्थूलभद्र। और सेकंड जो हुई थी वो आपको हुई थी आपकी 512 ईस्वी में। स्थान क्या था इसका, वल्लभी स्थान था। और इसका अध्यक्ष कौन था, देवेंद्री क्षमा श्रवण, इस अध्यक्ष का नाम था ये। चलिए लिख लीजिएगा साइड में इसको। देखिए बुक में ना साइड में बहुत स्पेस है, ठीक है, बहुत स्पेस है, आराम से आप बुलेट पॉइंट में छोटे छोटे फॉन्ट में लिख सकते हैं। और अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन बुक को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया गया है। अगर मार्केट बहुत ही पास है तो जाके ले आओ, और मार्केट बहुत ही दूर है तो ये ऐसा नहीं कि आप 100-150 रुपये खर्च करके जाके मार्केट से लेके आओगे। ये बुक का रेट ज़्यादा नहीं है कि आप उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दो अपने किराए पर, बस के टिकट पर। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला, जैसे बेस्ट लगता है वैसे करिएगा। सो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है, यहाँ पर ये चला गया। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या करा कि चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगुप्त ने एक चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती को बसाया था। ठीक है, और यहीं पर इसने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। अब संलेखना विधि होती क्या है, आपको याद होगा दोस्तों, कड़वे वचन, तरुण जी महाराज, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी संलेखना विधि के द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किया था। दिल्ली का एक शादरा एरिया बहुत ही फेमस है, यहीं पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। इसमें क्या होता है कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ देता है। जी हाँ, ना तो पानी पिएगा, ना ही अन्न का कोई दाना मुँह के अंदर रखेगा या फिर खाएगा उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी का पूरा पानी सुखा दिया जाता है, पूरी जो एनर्जी होती है उसको जीरो लेवल पर पहुंचा दिया जाता है। इसको बोलते हैं संलेखना विधि। तो संलेखना विधि के द्वारा ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने प्राणों का त्याग किया था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, संलेखना विधि कौन से धर्म में है, जैन और बौद्ध। याद रखना, ये जैन धर्म की एक पद्धति है प्राणों के त्याग करने की, ना कि बौद्ध की। इसको लिख लीजिएगा, संलेखना विधि क्या होगी आपकी, जैन धर्म।
समझ गए होंगे आप लोग मेरी बातों को शायद आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, अब सीधे मूव करते हैं चाणक्य की ओर। ज़्यादा पॉइंट आपको हाईलाइट नहीं करनी है क्योंकि आपको चाहिए सिलेक्शन है। बाकी पीएचडी करनी है इतिहास के अंदर, पीएचडी इसको करनी है, वो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वीडियो बनाया जा रहा है केवल उन स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त की। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था आपका विष्णुगुप्त। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है चणक। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस की चाणक्य के पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है आपका चणक। और यहाँ पे आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी जो 15 खंडों में क्या था? डिवाइड था। 15 भाग में क्या था? डिवाइड था। अर्थशास्त्र कितने भागों में डिवाइड था? 15 भागों में। और महाभारत कितने भागों में डिवाइड है? 18 भागों में। उसके बाद हम बात करते हैं पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्या? बिंदुसार। अब बिंदुसार का शासनकाल 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि बिंदुसार को हम लोग अमित्र घात भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या बात है, ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला ये कहलाता है आपका अमित्र घात। और बिंदुसार के काफ़ी सारे अन्य नाम भी हैं। वायु पुराण के अंदर इसको कहा जाता है क्या? भद्रसार। यूनानी लेखक ने इसको नाम दिया क्या? अमित्रचेटस। और जैन ग्रंथ में इसको नाम जो दिया गया वो दिया गया क्या? सिंगसेन। और स्ट्रैबो में इसको नाम दिया गया क्या? एलिट्रोकेटस। और चीनी विवरण ने इसको नाम दिया क्या? बिंदुपाल। ये बिंदुसार है, इसको नाम दिया गया बिंदुपाल। सो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिए, टॉलमी सेकंड ने डायोनीसियस को अपना दूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये आपको नहीं लिखना है, कोई हाईलाइट नहीं करना है, इसको रहने दीजिएगा। आप सीधे यहाँ मूव करेंगे कि आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का क्या था? प्रधानमंत्री था। बाद में क्या बना? ये खलाटक प्रधानमंत्री बना। खलाटक प्रधानमंत्री मतलब कि सबसे हायर पोस्ट पे ये पहुँच गया। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं अब अशोक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? अशोक के बारे में। अब अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। लेकिन कहानी ये है दोस्तों कि ये कहा जाता है इतिहास के पेजों में कि जो बिंदुसार था उसने अशोक का कभी भी फेस नहीं देखा, केवल एक बार जब इसका जन्म हुआ तब इसको देखने पहुंचा। तो अशोक की जो स्किन थी वो चितकरबी थी, जैसे कि ऑरेंज का चिक्कर होता है, सेम इसकी स्किन थी। तो बिंदुसार ने ये बोला कि मेरा बेटा इतना बेकार नहीं हो सकता, हम इसकी हत्या करवा करके इसको फिकवा देते हैं किसी और जगह पर। जी हाँ, ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख भी इसने उस टाइम पर किया। लेकिन जो उसकी माँ थी, माँ तो माँ होती है, उसने बोला कि आपको नहीं देखना, नहीं आना, इससे मिलने मत आओ, लेकिन मैं इसको बड़ा करूँगी। ठीक है, तो आगे जा कर के अशोक ने ही इसके साम्राज्य का विस्तार किया। देखा, बेटे से नफरत बिंदुसार ने करी, लेकिन बाद में ये अशोक ने क्या करा? इसके साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक काफ़ी अच्छे तरीके से किया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ही सिंहासन प्राप्त किया था। 99 भाइयों की हत्या करी थी इसने। और उसका राज्याभिषेक दोस्तों 273 ईसा पूर्व में ये क्या करा? गद्दी पर बैठा। 4 साल के बाद में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, उसके 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में इसने क्या करा था? कलिंग का युद्ध किया था। अगर हम बात करेंगे अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी। ये चंपा के एक ब्राह्मण की क्या थी? पुत्री थी। और शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। तो शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंतिका का क्या था? गवर्नर रह चुका था। और शासक बनने से पहले वो उज्जैन का भी क्या था? गवर्नर था। अब हम बात करते हैं कि असंधिमित्रा और कारुवाकी अशोक की क्या थी? पत्नियां थी। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ एक है जिसका नाम है आपका दिव्यावदान। इसमें दोस्तों इसके अनुसार, इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसकी एक तीसरी पत्नी भी और थी जिनका नाम था क्या? पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। अब अशोक के अभिलेखों में उसे देवना प्रिय भी कहा जाता है, या फिर देवना प्रिय भी कहा जाता है, मतलब कि देवताओं का प्रिय, ये उपनाम भी इसको दिया गया। अब बात करते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध दोस्तों सन 261 ईसा पूर्व में, इसका उल्लेख हमको पहली बार जो मिलता है वो मिलता है क्या?
13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी। और ये शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में ही हमको बताता है। आगे बात करते हैं। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज के इस समय कलिंग का शासक था। ठीक है, नंदराज कौन था? ये कलिंग का शासक था। इसके और अशोक के मध्य हुआ था वॉर। ठीक है, ना कि खारवेल के अगेंस्ट। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था और इस युद्ध के बाद अशोक को क्या हुआ? गहरा धक्का लगा। धक्का क्यों लगा ये देखिएगा। अब अशोक ने क्या करा? बहुत बड़ी मात्रा में रक्तपात किया। पूरी भूमि क्या हो गई? खून से लहूलुहान हो गई। लाशों से पूरी भूमि बिल्कुल क्या हो गई? बिल्कुल पट गई कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूरी पूरी लाशें बिछ रखी थी। तो जब यह अशोक वहाँ पे घूम रहा था, कहते हैं युद्ध भूमि के अंदर विजय प्राप्त करने के बाद में लाशों का ढेर देख रहा था, अचानक से एक भिक्षु आया था। उनका नाम था उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त इनका नाम था। मोस्ट एमपी क्वेश्चन से पर्सनैलिटी याद रखना। इन्होंने इसको बहुत ही गुप्त ज्ञान दिया कि वास्तव में जीवन का अर्थ क्या है। देखिए, शब्दों में इतनी जान होती है कि हृदय परिवर्तन किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे में क्या हुआ? उपगुप्त आए, इनको कुछ प्रवचन दिए। अशोक का हृदय परिवर्तन होकर के इसने क्या करा? बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। बस। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का क्या था? अनुयायी था। कौन सी शाखा का? स्थाविर शाखा का क्या था? ये अनुयायी था। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ और कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार भी अपना पूरा आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। और ये किसका था? ये स्थाविर शाखा का अनुयायी था। अब बात करते हैं अशोक का धम्म। देखिए, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। ये धार्मिक शिक्षाएं ना हो करके एक सामाजिक और नैतिक नियमों का क्या होता है? दस्तावेज होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान धार्मिक शिक्षाएं ले रहा है लेकिन समाज को कुछ नहीं दे रहा है, क्या वो उचित है? क्या लगता है आपको? अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। ये धार्मिक शिक्षाएं ना हो करके ये सामाजिक और नैतिक नियमों का एक दस्तावेज था। अगर कोई इंसान है तो उसका राष्ट्र के प्रति काम करना चाहिए, ऐसा इसने माना। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने नाम सुना होगा सुपर 30 का। ठीक है, जिनके नाम के आपको मालूम है ना, आनंद कुमार जी। जो दोस्तों वो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र के प्रति काम कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो समाज को कुछ दे रहे हैं, भले ही वो लोग ठीक है किसी धर्म को ज़्यादा टाइम ना दे पाते हो। ठीक है, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं। आपके अकॉर्डिंग पूजा पाठ में सुबह शाम लगे रहना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के लिए, या फिर राष्ट्र को कुछ देना, अगर इंसान एलिजिबल है तो? क्या लगता है आपको? ठीक है, अपनी राय मुझे कमेंट करिएगा। 2 टाइप के इंसान है मार्केट में। एक तो वो जो केवल अपना देखते हैं, एक वो जो राष्ट्र को भी देते हैं, एक वो होते हैं जो केवल बस भगवान के प्रति क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। तो उससे कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि हम उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं सुबह से शाम तक कि उसे कब खाना है, कब बैठना है, भगवान को कब जगना है, कब सोना है। ये उचित है? जिसने हमारा लेखा जोखा लिखा हुआ है हम उसका डिसाइड कर रहे हैं शेड्यूल पर डे का क्या हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए युवाओं की राय। आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट करिए बस। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब प्रचार प्रसार करना इस एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। माना कि शासक है लेकिन इसके 10 अवतार तो है नहीं कि एक अपना क्लोन यहाँ रखेगा, दूसरा क्लोन किसी और जगह भेजेगा। ठीक है, रोबोट तो ये है नहीं। तो अशोक ने क्या करा? यहाँ पे सहायता ली थी अपने पुत्र की और अपनी पुत्र की। याद रखना, पुत्र और पुत्री की। पुत्र का नाम था क्या? महेंद्र। और इसकी पुत्री का नाम था अशोक की, उनका नाम था संघमित्रा। ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों गए श्रीलंका के अंदर। ठीक है, श्रीलंका क्या है? हमारा पड़ोसी देश कह सकते हैं इसको हम लोग। तो ठीक है, 15वें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म के प्रसार में धम्म महापात्रों की नियुक्ति भी करी थी। और अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा, धम्म यात्रा की शुरुआत करी थी। धम्म यात्रा सबको करनी चाहिए ऐसा कहा इसने। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 4 धाम सबको करने चाहिए मरने से पहले, तो वैसे इसने भी करी क्या? धम्म यात्रा की शुरुआत करी। डन। अशोक ने क्या करा? अशोक ने अपने आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया, जहाँ पर वो जा करके गुफा के अंदर अपनी साधना कर सकते हैं, अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अशोक के शासनकाल में क्या हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। ये तृतीय है, ये इस बुक पे प्रिंट नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। कहाँ पर? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। जब हमने बौद्ध चैप्टर पढ़ाया था आपको इसी सीक्वेंस में, तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में चारों संगतियों का वर्ष हमने डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों कि बौद्ध संगति पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, चौथी कब हुई थी। पॉज करिए वीडियो को, भेजिए सबका आंसर। सो गाइस, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, लिख लीजिएगा, दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा, चाहो तो साइड में पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग। ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था आपका राजगृह, शासक था आपका अजात शत्रु। ठीक है, डन। और जो सेकंड बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी 383 में।
पहली वाली कब हुई थी? 483 में। इसके 100 वर्ष बाद कब हुई? सेकंड हो गई थी। स्थान था आपका वैशाली, शासक था आपका कालाशोक। और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर हुई थी? ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थान क्या था इसका? इसका स्थान था दोस्तों आपका 250 ईसा पूर्व था। क्या था? 250 ईसा पूर्व था। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी 1st ईस्वी में, या फिर हम कह सकते हैं 98 ईसा पूर्व में। कुछ बुक में 98 भी दिया गया है। स्थान है इसका कुंडलवन कश्मीर में। और इसके शासक कौन थे? इसके शासक का नाम था आपका कनिष्क। क्या था? कनिष्क। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। दशरथ। देखिए दशरथ सम्राट अशोक का क्या था? पौत्र था। और दशरथ के शासनकाल में गया, मतलब कि गया कहाँ पर है? बिहार में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागार्जुन। पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई थी। तो नागार्जुन पहाड़ी के अंदर 3 गुफाओं का निर्माण किसने किया था? उस शासक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नाम याद रखना, दशरथ। ठीक है। दशरथ ने भी अशोक की भांति ही देवना प्रिय की उपाधि ग्रहण करी थी, मतलब कि देवताओं का प्रिय है। ये उपाधि अशोक को भी प्राप्त थी और यही उपाधि दशरथ को भी प्राप्त थी। अब बात करते हैं ब्रह्मदत्त के बारे में। ठीक है। ब्रह्मदत्त दोस्तों ये मौर्य शासक का एक अंतिम शासक था, बस इसके बाद में इस शासन का पैकअप हो गया। ठीक है, अंत हो गया। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा क्या था? सर्वोपरि होता था। क्या होता था? राजा ही सर्वोपरि होता था। और अर्थशास्त्र अंदर सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ टैक्स के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाता था, या फिर इसको कहते थे क्या? महामात्र कहते थे इसको। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी आपकी 18। कितनी थी? 18। और 48,000 पर्ण वेतन के रूप में इनको क्या होते थे? मिलते थे। ठीक है। पर्ण का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब आपका हम ये कह सकते हैं कि 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का। ठीक है, चांदी का एक सिक्का। सो टैक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, यहाँ तो खैर नहीं है इस पॉइंट पर। हाँ, ये देखिएगा मौर्य काल में कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे। सीता अध्यक्ष कौन होता था? ये कृषि विभाग का जो अधिकारी होता था उसको हम बोलते थे सीता अध्यक्ष। आपको मालूम है ना, हल के द्वारा बनी हुई नालियों को हम क्या कहते थे? हम कहते हैं सीता। और हल का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से। ठीक है, किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। तो ये क्या होगा? एग्रीकल्चर विभाग का अधिकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोतवाध्यक्ष, मतलब कि माप तोल का जो अधिकारी होता था उसको हम कहते हैं क्या? पोतवाध्यक्ष। आप चाहो तो अन्य चीज़ पढ़ सकते हैं, बड़ी एग्जाम में नहीं पूछी गई है और नहीं पूछी जा सकती है। बाकी पता नहीं भाई इसके मूड का, आपके बोर्ड के मूड का कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। कहते हैं कि एग्जाम जंगल के समान होता है। शिकार किसी खरगोश का करना है तो हथियार कम से कम चीते के लेके चलो। अब हम चीते के चक्कर में हम तैयारी करते ही नहीं ढंग से। ये भी तो होता है, बहुत पढ़ने के चक्कर में हम पढ़ नहीं पाते। कम से कम उतना तो पढ़ लो जो मोस्ट टाइम है, जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बुक आपको अच्छे से कवर करनी है। पिछले सारे वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के शासन में कलिंग विजय के बाद में ये कितने प्रांत हो गए? इसमें एक प्रांत कलिंग और जुड़ गया, तो कितने प्रांत हो गए? इसमें 5 प्रांत हो गए। अब प्रांतों की राजधानी, मतलब कि आपको याद रखना कि जो मध्य क्षेत्र था इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और अवंती पथ जो प्रांत था इसकी राजधानी क्या थी? आपकी उज्जैन। और जो कलिंग प्रांत था इसकी राजधानी क्या थी? आपकी तोसली। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अशोक के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, जिसमें आपसे पूछता है कि समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? एक अधिकारी का एक पद होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वैसे अधिकारी का एक पद है, इसको कहते हैं हम लोग समाहर्ता। ये क्या होते थे? ये कर, ये टैक्स डिसाइड करते थे। टैक्स डिसाइड करने वाले जो अधिकारी होते थे उसको हम कहते हैं समाहर्ता। और एक है आपका रज्जुक। रज्जुक का अर्थ होता है साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं उसको कहते हैं क्या? रज्जुक। जिसको हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं जज, वकील। तब कहते थे क्या? रज्जुक। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महामात्या प्रसव, ये गुप्तचर विभाग के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार, ठीक है, नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5 मेंबर होते थे। 6 × 5 कितने मेंबर हो गए? 30 मेंबर हो गए टोटल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम समिति थी इसका काम क्या था? इसका काम था विदेशी जो आते थे यहाँ पर उनकी देख रेख करना। ठीक है, उनकी हॉस्पिटलिटी करना, मेहमान नवाजी करना कह सकते हैं हम लोग। और जो
यहाँ पर छठा जो है दोस्तों, इसका काम था बिक्री कर वसूलने का कार्य, ये था। बस ये दो इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको चाहो अंडर मत करिएगा, ज़रूरी नहीं है इतना खास ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब की बार सेना के बारे में। सो सैनिकों को हमेशा क्या आता था, कैश नगद वेतन मिलता था इनको सैनिकों को, ठीक है। और मौर्य में दोस्तों यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास में कितनी सेना थी, 6 लाख, कितनी, 6 लाख पैदल सिपाही थे इसके पास में, 30,000 क्या थे इसके पास घुड़सवार थे, और 9,000 क्या थे इसके पास हाथी थे, और 8,000 क्या थे इसके पास अश्वचालित रथ थे, क्या थे, अश्वचालित रथ थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग कि यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए एक होता है आपका गुण पुरुष, इसका अर्थ ये था कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष की संज्ञा दी गई है, इसकी गुण पुरुष की संज्ञा इसको दी गई है। और एक होते हैं गुप्तचर, क्या होते हैं, संचरा होते हैं, जो घूम घूम कर, जिसमें बोलते हैं खबरी लाल, ठीक है, खबरी, खबरी मतलब जो घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। अब सामाजिक जीवन में को ध्यान रखना कि कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियाँ थीं, कितनी थी, 15 जातियाँ थी यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो थी कि आपका अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में ये होता है दोस्तों, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला क्या होती है, पुरुष क्या होता है, मेल हायर का होता है, और जो फीमेल होती है वो क्या होती हैं, लोअर कास्ट की होती हैं। और प्रतिलोम में क्या होता है, पुरुष निम्न का हो जाएगा और महिला क्या हो जाएंगी, उच्च वर्ग की हो जाएंगी। बस आगे बात करते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्री को दोस्तों एक था आपका अनिष्कासनी, वे स्त्री होती थी जो घर के बाहर कभी भी नहीं निकलती थी। एक थी आपकी गणिका जो वैश्या को कहा जाता था, और एक आपका रूपजीवा, स्वतंत्र रूप से जो वैश्यवृत्ति अपनाने वाली महिलाएं होती हैं उसको बोलते हैं क्या, रूपजीवा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, मजबूत था, स्ट्रांग था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य पर क्या था, पूरी तरह से आधारित था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, कितने, 26 अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ सिक्कों के बारे में। मौर्य काल में जो निष्क या फिर स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे, निष्क कहते हैं, और जो चांदी के सिक्के होते थे उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कराशपण, ठीक है। और जो तांबे के छोटे सिक्के होते थे उसे किस नाम से पुकारते थे मौर्य काल में, तो उसको बोलते थे काकड़ी, क्या कहते थे, काकड़ी। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी, एक थी आपकी राजकीय और एक थी आपकी निजी, प्राइवेट, ठीक है। और जो भूमि कर होता था वो 1/4 से लेकर के 1/6 भाग के बीच में होता था, जबकि सिंचाई कर कहाँ से काटा का था, सिंचाई कर 1/3 से लेकर के 1/5 के बीच में होता था। और सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 होता है, हाफ होता है। देखिए इतना बड़ा टैक्स। आगे हम बात करते हैं ब्याज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट को क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे रूपिका, ठीक है। और इसको हम लोग परीक्षण भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने कई नगरों की स्थापना करी, जैसे श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, जो कश्मीर में स्थित है, ये करी थी अशोक ने। और एक आपका ललित पाटन है जिसको हम बोलते हैं ललित नगर, इसकी स्थापना नेपाल में हुई थी, किसने करी थी, अशोक ने करी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुफा। अशोक ने बराबर की पहाड़ी को काट कर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनवाई थी, ठीक है। अशोक के पुत्र जो था दशरथ, इसने लोमश ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण भी किया था। अब बात करते हैं अशोक के जो स्तंभ थे वो कैसे बने थे, किस टाइप के पत्थर के बने थे। तो अशोक के स्तंभ का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं स्तूप। स्तूपों का पहली बार उल्लेख जो हमको मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता है। स्तूप में आपका इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंदर। और एक है आपका बरहुत का स्तंभ, ये कहाँ पर है, सतना, सतना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का। और एक आपका सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। ये सभी किसने बनाए थे, अशोक ने बनवाए थे ये सभी क्या, स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य काल। मौर्य काल में एक शब्द है आपका मयूर। मयूर मौर्य वंश का क्या था, राजकीय चिन्ह था। तो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह कई बार पूछा जाता है, तो ये था आपका क्या, मयूर। और पाली, पाली क्या है, पाली मौर्य काल में आम जनता की एक भाषा थी। तो मौर्य काल की आम जनता की भाषा क्या थी, तो ये थी पाली। और तक्षशिला मौर्य काल में हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। और अशोक के समय में बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है।
अशोक के समय में बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। सो फ्रेंड, बस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपनी कोई भी राय है, आपके मन में कोई भी डाउट है पढ़ाई से संबंधित, इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी पब्लिश होगा अपने पास में, मतलब कि आपके पास में ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। फटाफट से इस बुक को आप बाय कर लीजिए।